हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनोमी, और एनिमल टेक्सोनोमी में जो हमारा फाइलम चल रहा था वो था फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली थी, तो आज हम इसके आगे चलते हैं, हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और हम फाइलम सिलेंट्रेटा को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे आज। इसकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है मेटाजेनेसिस। फाइलम सिलेंट्रेटा में हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। क्या मतलब है मेटाजेनेसिस का? मेटाजेनेसिस का मतलब है ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, यानी यहाँ पर जो जेनरेशंस हैं उनके अंदर हमें ऑल्टरनेशन देखने को मिलेगा, यानी पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलेगा। जैसे इसके अंदर स्पेशली दो जेनरेशंस पाई जाती है, एक का नाम है पॉलिप और एक का नाम है मेडूसा। तो इसके अंदर ये दो स्टेजेस पाई जाती हैं। इन दो जेनरेशंस के अंदर ये क्या करता रहता है, ये कन्वर्ट करता रहता है। और एक सिलेंट्रेट का लाइफ साइकिल जो है वो एक बार पॉलिप स्टेज में जाएगा, फिर मेड्यूसा स्टेज में जाएगा, फिर उसका लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पर इन दोनों जेनरेशंस के अंदर ऑल्टरनेशन, एकांतरण चलता रहता है। पहले इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में, फिर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, फिर इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में। यानी इन दोनों स्टेजेस के, इन दोनों जेनरेशंस के अंदर उसका लाइफ साइकिल चलता है, और दोनों जेनरेशंस में होने के बाद ही उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मेटाजेनेसिस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। पॉलिप और मेड्यूसा इसकी दो जेनरेशंस के नाम है, या दो लाइफ स्टेजेस के नाम है, जिसके अंदर ये करता रहता है, एकांतरण करता रहता है। ठीक है, अब जो पॉलिप है और मेड्यूसा है, इन दोनों में अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहले जो पॉलिप स्टेज होगी, एक सिलेंट्रेट अगर कोई पॉलिप स्टेज में होगा तो वो कैसा होगा? वो होगा सिसाइल, यानी वो अपनी जगह पर बंधा रहेगा, स्थानबद्ध होगा, वो हिल डुल नहीं सकता। लेकिन जब वो पॉलिप से मेड्यूसा स्टेज में आ जाएगा, इस जनरेशन के अंदर आएगा, तो इस जनरेशन में वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्री स्विमिंग, यानी वो लोकोमोशन, वो मूवमेंट कर पाएगा। यहाँ पर वो नहीं कर पा रहा था, स्थानबद्ध था, लेकिन यहाँ पर वो फ्रीली स्विम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉलिप की शेप को देखें तो पॉलिप की शेप होती है, जैसे हम कह सकते हैं लॉन्ग या फिर सिलिंड्रिकल शेप, है ना। एक सिलेंडर के जैसी इनकी शेप होती है अगर वो पॉलिप स्टेज में हो, लेकिन जब वो मेड्यूसा स्टेज के अंदर जाते हैं तो उनकी शेप हो जाती है अम्ब्रेला लाइक, यानी एक छतरी के जैसी इनकी शेप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे थे? लॉन्ग थे, सिलिंड्रिकल थे जब वो कहां पर थे? पॉलिप स्टेज के अंदर। और मेड्यूसा में कैसे थे? अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, अब पॉलिप स्टेज के अंदर ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये करेंगे एसेक्सुअल तरीके से। एसेक्सुअल तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होगा पॉलिप स्टेज के अंदर, लेकिन जब ये मेड्यूसा स्टेज में चले जाएंगे तो इनका रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल तरीके से, यानी गैमेट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और उससे वापस क्या है कि बन जाएगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? ये है मेटाजेनेसिस, यानी दो जनरेशन के अंदर पीढ़ी का एकांतरण होते रहना। सबसे पहले स्टेज बनती है पॉलिप, फिर आती है मेड्यूसा। पॉलिप होती है सिसाइल, स्थानबद्ध एनिमल यहाँ पर रहता है, यहाँ पर वो फ्रीली स्विम कर सकता है। यहाँ पर वो लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल शेप में है, यहाँ पर वो क्या है? अम्ब्रेला लाइक है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यहाँ पर क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम इससे आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की, तो अगर हम देखें रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर दो तरीके का हमने रिप्रोडक्शन अभी देखा कि अगर वो पॉलिप स्टेज में है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? तो रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल, और अगर वो मेड्यूसा स्टेज में है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? तो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसके मीन्स कौन कौन से, यानी कौन कौन से वे से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, यहाँ पर बडिंग भी हो सकती है। हम फ्रेगमेंटेशन और बडिंग को
देख चुके हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर की फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और बडिंग क्या होती है। तो ये इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स हैं जो कि पॉलिप स्टेज में हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये एनिमल यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और ये एनिमल बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी दोनों ही स्टेजेस पाई जा सकती हैं। हो सकता है कि एक एनिमल या तो मेल हो या फीमेल हो, या मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट हो। तो ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, ये बायसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि यहाँ पर पानी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल नहीं है। मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये आउटसाइड द बॉडी यानी पानी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए ये कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम बात करें कि क्या इसके अंदर लार्वा बनते हैं या नहीं बनते, तो इसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही डेवलपमेंट पाई जाती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि सीधा ही एनिमल बन जाना, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से एनिमल बनेगा। तो कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जिसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट ही पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाएगी, वो डायरेक्टली हाइड्रा के अंदर बन जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर पहले लार्वा बनेगा और लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या फॉर्मेशन होगी, लार्वा की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हमारे सिलेबस में दे रखा है ओबेलिया। ओबेलिया में लार्वा बनेगा, जैसे कि जेलीफिश या फिर ओरेलिया। जेलीफिश या फिर ओरेलिया में भी क्या बनेगा, लार्वा। अब जो ओबेलिया का लार्वा है उसका नाम क्या है, प्लैनुला। ओबेलिया के लार्वा का नाम है प्लैनुला, और जेलीफिश या फिर ओरेलिया के जो लार्वा है उसका नाम है एफायरा। ठीक है, तो ये दो लार्वा जो है इसके अंदर हमें याद रखने हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्लैनुला लार्वा ऑफ ओबेलिया। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। ये आया था ग्रेड 1 2015 और 2022 दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्लैनुला लार्वा किसका होता है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओबेलिया का लार्वा का नाम क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चंस आए हैं हमारे लिए ओबेलिया के लार्वा के ऊपर, और हमने देखा रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल दोनों तरीके के एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, और वो भी किस तरीके की, एक्सटर्नल। जब हमने इससे पहले वाला फाइलम पढ़ा था तब हमने वहां पर देखा था, वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी। यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वहां पर हमने दो पढ़े थे। और हमने इसको कैसे याद किया था, हमने याद किया था पॉरीफेरा से परम। हमने पॉलीफेरा से परम याद किया था। वहां पर हमने देखा था कि परम से हमने दो बनाए थे, एक तो पैरेन्काइमुला और एक एम्फीब्लास्टुला। यहाँ पे हमने दो लार्वा याद किए थे, और सिलेंट्रेटा के अंदर भी हमने दो लार्वा याद करनी, ओबेलिया का प्लैनुला और जेलीफिश का एफायरा। हमें लार्वा बहुत अच्छे से लर्न करनी, क्योंकि लार्वा से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर दो लार्वा थे, कुछ के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट था, जैसे कि हाइड्रा। अब हम चलते हैं इसके आगे क्लासिफिकेशन की तरफ। उससे पहले हमने एक चीज और यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो रीजेनरेशन है वो भी बहुत अबंडेंट अमाउंट में मिलती है, जो कि हम देखते आ रहे हैं। प्रोटोजोआ में भी अबंडेंट थी, पॉलीफेरा में भी थी, और सिलेंट्रेटा में भी कैसी होगी, अबंडेंट, यानी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर यहाँ पर रीजेनरेशन हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सिलेंट्रेटा की हमारे पास 3 क्लासेस देखने को मिलती है, और इन 3 क्लासेस से भी हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है कि इनमें से कौन सी क्लास नहीं है। तो अगर हम 3 क्लासेस की बात करें तो पहली आएगी हाइड्रोजोआ, सेकंड आएगी
साइफोजोआ, और थर्ड आएगी एंथोजोआ या फिर एक्टिनोजोआ। हमें ये 3 क्लासेस देखने को मिलती है किसकी, फाइलम सिलेंट्रेटा की। ठीक है, और ये 3 क्लासेस थी, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। इन 3 क्लासेस का क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, बेस था पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप या फिर जो मेड्यूसा है, क्या ये दोनों स्टेजेस प्रेजेंट है या एक स्टेजेस प्रेजेंट है, या कौन सी, कोई वेल डेवलप्ड है, कोई पुअरली डेवलप्ड है। यानी पॉलिप एंड मेड्यूसा के बेस पर ही हमने इसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। हाइड्रोजोआ, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, वाटर, यानी ये बिल्कुल ही एक्वेटिक एनिमल्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजोआ की बात करें तो हमने इसका क्लासिफिकेशन का बेस लिखा था पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो यहाँ पर जो पॉलिप है, पॉलिप तो होगी वेल डेवलप्ड, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड स्टेज यहाँ पर कौन सी होगी, पॉलिप, जो लॉन्ग थी, जो सिलिंड्रिकल थी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही थी। और यहाँ पर जो मेड्यूसा होगी वो कैसी होगी, मेड्यूसा होगी पुअरली डेवलप्ड, ये पुअरली डेवलप्ड होगी, और पॉलिप वेल डेवलप्ड होगी। अब पॉलिप वेल डेवलप्ड, मेड्यूसा वेल डेवलप्ड, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक नेम देते हैं जो कि आएगा क्रेस्पिडॉट। क्रेस्पिडॉट का क्या मतलब है, जो क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्रेस्पिडॉट। क्रेस्पिडॉट का मतलब है कि यहाँ पर जो मेड्यूसा स्टेज है, उस मेड्यूसा स्टेज के अंदर वेलम प्रेजेंट होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है वेलम। ये वेलम अगर मेड्यूसा के ऊपर प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाएगा क्रेस्पिडॉट एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साइफोजोआ की, साइफोजोआ का मतलब होता है ये एनिमल्स कैसे होंगे, ये होंगे कप शेप, यानी कप शेप। अब कप और अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो दोनों ही ऐसे सर्कुलर से स्ट्रक्चर है, हाफ हेमिस्फीयर जैसे स्ट्रक्चर है, दोनों ही कप शेप। तो यहाँ पर मेड्यूसा स्टेज वेल डेवलप्ड होगी, तो यहाँ पर मेड्यूसा वेल डेवलप्ड होगी, और यहाँ पर पॉलिप जो है वो कैसी होगी, पुअरली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप होगी पॉलिप, और मेड्यूसा होगी वेल डेवलप्ड। ठीक है, और ये एनिमल कैसे हो जाएंगे, ये एनिमल हो जाएंगे एक क्रेस्पिडॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मेड्यूसा के अंदर एब्सेंट होगा क्या, वेलम। यहाँ पर मेड्यूसा में वेलम जो होगा वो होगा एब्सेंट, इसलिए ये एनिमल्स कैसे हो जाएंगे, ये एनिमल्स हो जाएंगे एक क्रेस्पिडॉट। उसके बाद हम बात करते हैं एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। तो ये एनिमल्स की शेप कैसी होगी, फ्लावर लाइक, तो ये होंगे फ्लावर लाइक। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिप ही प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉलिप स्टेज ही प्रेजेंट होगी ना, यहाँ पर मेड्यूसा पुअरली डेवलप्ड तो हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, मेड्यूसा स्टेज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज ही प्रेजेंट है। तो अभी ये हमने देखी इसकी 3 स्टेजेस, और यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कि इन 4 क्लासेस के नाम देकर पूछा गया था, इनमें से कौन सी क्लास फाइलम सिलेंट्रेटा की नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर, इन तीनों क्लासेस के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो अब अभी हमने पढ़ा इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा, जिसके अंदर हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर हमने देखा कि जो पॉलिप है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, मेड्यूसा जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, और ये एनिमल्स कैसे होते हैं, क्रेस्पिडॉट, यानी एक वेलम जैसी स्ट्रक्चर जो मेड्यूसा के ऊपर प्रेजेंट होती है। वेलम क्या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि मेड्यूसा पर प्रेजेंट है। फिर हमने देखा साइफोजोआ, साइफोजोआ एनिमल्स कैसे होते हैं, ये होते हैं कप शेप, यहाँ पर मेड्यूसा जो है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होती है, पॉलिप जो होती है वो पुअरली डेवलप्ड होती है, और ये कैसे होते हैं, एक क्रेस्पिडॉट। उसके बाद हम बात करें एंथोजोआ, एंथोजोआ को और क्या बोला जाता है, एक्टिनोजोआ, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्लावर लाइक, और इनके अंदर सिर्फ पॉलिप स्टेज ही प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजोआ। क्लास हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजोआ के अंदर एग्जाम्पल आएगा हाइड्रा, इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा ओबेलिया।
ओबेलिया हमारे सिलेबस में इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें देखेंगे ओबेलिया की क्लास कौन सी है, हाइड्रोजोआ। ओबेलिया की कॉलोनी को क्या बोला जाता है, सी फर। ओबेलिया का लार्वा क्या है, ओबेलिया का लार्वा है प्लैनुला लार्वा। हम डिस्कस कर चुकी हैं 2022 और 2013 के अंदर ग्रेड 1 में, दोनों में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमें क्लियर मेटाजेनेसिस देखना हो, क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या क्लियर मेटाजेनेसिस अगर हमें देखना हो फाइलम सिलिंड्रेटा में, तो हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे ओबेलिया के पास। उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जांपल आता है वो आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि फाइसेलिया का जो नेम है वो बहुत ही फेमस है। क्या नेम है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी पुर्तगाल का योद्धा बोला जाता है। किसे बोला जाता है, फाइसेलिया को बोला जाता है। ठीक है, और फाइसेलिया के अंदर हमें देखने को मिलता है क्लियर पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि यहाँ पर बहुरूपता जो है, जो हमने अभी बहुरूपता देखी थी पॉलिप और मेड्यूसा, इनकी बहुरूपता जो है वो अच्छे से किसमें दिख सकती है, वो दिख सकती है फाइसेलिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा मिलेपोरा। मिलेपोरा एग्जाम्पल आएगा। मिलेपोरा को क्या बोला जाता है, मिलेपोरा को बोला जाता है फायर कोरल, इसे बोला जाता है फायर कोरल। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर कि फायर कोरल किसे बोला जाता है। तो वहां पर जो एग्जांपल था वो था मिलेपोरा। मिलेपोरा को बोला जाता है फायर कोरल। ठीक है, तो ये हमने क्लास हाइड्रोजोआ को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट 4 एग्जाम्पल्स को देखा। हाइड्रा को देखा, ओबेलिया को देखा, ओबेलिया की कॉलोनी थी सी फर, इसके अंदर लार्वा था प्लैनुला। ये 2022 और 2013 में आया हुआ है, पहले मैंने 2015 लिख दिया था लेकिन 2013 में आया हुआ है। क्लियर मेटाजेनेसिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर यानी पुर्तगाल का योद्धा कहा जाता है। यहाँ पर हमें क्लियर पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर मिलेपोरा, मिलेपोरा के अंदर मिलेपोरा को फायर कोरल कहा जाता है और ये क्वेश्चन फायर कोरल के नाम से आ भी चुका है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। सेकेंड क्लास आएगी हमारी साइफोजोआ। साइफोजोआ, साइफोजोआ ये हमारी सेकेंड क्लास थी। साइफोजोआ के अंदर हमने इंपॉर्टेंट 3 ही एग्जाम्पल्स करने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ओरेलिया। ओरेलिया, ओरेलिया को क्या बोला जाता है, जेली फिश। ओरेलिया को बोला जाता है जेली फिश। और अगर हम बात करें ओरेलिया की, ओरेलिया का लार्वा हमने देखा था इफाइरा। ओरेलिया का लार्वा था इफाइरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की तो आ जाएगा साइनिया। साइनिया को क्यों इंपॉर्टेंट माना है, एक तो इसे क्या बोला जाता है, सन जेली, सन जेली या सनफिश बोला जाता है। और जो साइनिया है इसको, ये है लार्जेस्ट जेलीफिश, यानी सबसे बड़ी जेलीफिश जो है वो कौन सी है, सबसे बड़ी जेलीफिश है साइनिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कैसे आते हैं, सेवरल माउथ, यानी ऐसा एनिमल जिसके बहुत सारे मुख हैं, अनेक मुखों वाला, इसे बोला जाता है राइजोस्टोमा। तो ये हमने इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात की। साइफोजोआ के अंदर ओरेलिया, साइनिया एंड राइजोस्टोमा। ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है, इसका लार्वा है एफाइरा। साइनिया, साइनिया को सन जेली कहा जाता है और ये लार्जेस्ट जेलीफिश है। देन राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा के अंदर सेवरल माउथ यानी अनेक मुंह पाए जाते हैं, मुख पाए जाते हैं किसके अंदर, राइजोस्टोमा के अंदर। अब हम चलते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, क्लास 3 एंथोजोआ। अभी हम चलते हैं हमारी 3rd क्लास की तरफ, एंथोजोआ या फिर एक्टिनोजोआ। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जांपल आता है वो आता है सी एनिमल। सी एनिमल सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, सी एनिमल। सी एनिमल को क्या बोला जाता है, मेट्रिडियम।
और क्या बोला जाता है, अडेंशिया। तो ये तीनों नाम किसके हैं, ये तीनों नाम किसके हैं, सी एनेमन के हैं, ठीक है। अब जो सी एनेमन है इसके अंदर एक तो हमने बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा है, क्या कि इसके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हमने देखा था कि पूरे के पूरे सिलेंड्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एक सिर्फ सी एनेमन, एक सिर्फ मेट्रिडियम, एक सिर्फ एडेंशिया एक ऐसा सिलेंड्रेटा है जिसके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि ये सिम्बायोसिस शो करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सिम्बायोसिस शो करता है किसके साथ, ये करता है हर्मिट क्रैब के साथ। हर्मिट क्रैब के साथ सिम्बायोसिस ये शो करता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। इसके अंदर जो है कहीं पर ये माना जाता है कि यहाँ पर आएगा म्यूचुअलिज्म, इनकी जो रिलेशनशिप है, कहीं पर आता है कमेंसलिज्म। तो हमें ऑप्शन देखकर इसको टेक करना पड़ेगा कि अगर म्यूचुअलिज्म ऑप्शन में है तो हमें उसको टेक करना है, कहीं पर म्यूचुअलिज्म भी दे रखा है, कहीं पर कमेंसलिज्म भी दे रखा है। तो इसके अंदर ये दोनों ये रिलेशनशिप शो करते हैं, कौन, सी एनिमल एंड हर्मिट क्रैब, ठीक है। ये दोनों ऐसी रिलेशनशिप शो करते हैं। अब इनकी रिलेशनशिप क्या है कि सी एनिमल जो है ये एक सिसाइल एनिमल है, ये ज्यादा मूव नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसको मूवमेंट करवाने के अंदर कौन हेल्प करता है, हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब इसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, और जो सी एनिमल है इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप पाई जाती है जिसको म्यूचुअलिज्म कहा जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर इसको कमेंसलिज्म दे रखा है। और ऐसे हमारे आरपीएससी में तो नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जहाँ पर इसका आंसर जो है कमेंसलिज्म भी माना गया। तो हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि इन दोनों ही सही है, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म भी सही है और कमेंसलिज्म भी सही है। तो ये हमने देखा सी एंड। उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम्पल पाया जाता है वो है मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा ये क्या है, ये है स्टैगहॉर्न कोरल। स्टैगहॉर्न कोरल क्या है, मैड्रीपोरा। अभी हमने थोड़े टाइम पहले मेलीपोरा पढ़ा था क्लास हाइड्रोजोआ के अंदर, अभी हम पढ़ रहे हैं मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा को बोला जाता है स्टैगहॉर्न कोरल। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे कोरेलियम, ये है रेड कोरल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आएगा हेलियोपोरा। हेलियोपोरा है ब्लू कोरल। इसके अंदर और भी एग्जांपल आएंगे, पहले हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सी एनिमल, मेट्रिडियम या एडेंशिया, इनके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये सिम्बायोसिस शो करता है विद हर्मिट क्रैब। दोनों ही म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म दोनों ही सही है। उसके बाद मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा को बोला जाता है स्टैगहॉर्न कोरल। इसके अंदर कोरेलियम यानी रेड कोरल पाया जाता है एंड हेलियोपोरा जिसके अंदर ब्लू कोरल इसका नाम है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे एंटीपैथीज। एंटीपैथीज को क्या नाम है, इसका कॉमन नेम है ब्लैक कोरल। ब्लैक कोरल का क्या नाम है, एंटीपैथीज। उसके अलावा इसके अंदर आएगा फंजिया। फंजिया का कॉमन नेम है मशरूम कोरल। देन आएगा एस्ट्रिया। एस्ट्रिया का कॉमन नेम है स्टार कोरल। यानी जितने भी कोरल्स है ना वो सारे के सारे एंथोजोआ के अंदर ही आएंगे। उसके अलावा पेनाटुला। पेनाटुला है सी पेन। देन गोरगोनिया सी फैन, ठीक है। ये सारे क्लास एंथोजोआ के एग्जांपल्स है जो इंपॉर्टेंट है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंटीपैथीज, फंजिया, एस्ट्रिया, पेनाटुला, गोरगोनिया। उसके अलावा मिनी एंड्रिया। मिनी एंड्रिया को बोला जाता है ब्रेन कोरल। उसके अलावा यहाँ पर आएगा एल्सायोनियम। एल्सायोनियम है डेड मैन्स फिंगर यानी मृत व्यक्ति की उंगलियां, ठीक है।
साथ ही हमारी क्लास एंथोजोआ खत्म होती है। हमने देखा एंटीपेथीज ब्लैक कोरल, देन फंजिया मशरूम कोरल, एस्ट्रिया स्टार कोरल, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मिनी एंड्रिया ब्रेन कोरल, एल्सायोनियम डेडमैन्स फिंगर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आरपीएससी में बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन ये बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो है वो इसके बारे में बहुत पूछा गया। एक तो पेनाटुला के बारे में, गोर्गोनिया के बारे में, एल्सायोनियम के बारे में। तो इसलिए हमें ये अच्छे से लर्न होने चाहिए ताकि अगर हमारे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा फाइलम सिलेक्टेड अभी फिनिश होता है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ। थैंक यू।